Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges in Multan campus. Today we are going to talk about on lecture number 12, chapter number 6. Today our topic of discussion is what is probability. बेटा इंट्रोडक्शन में है, प्रोबेबिलिटी को बेसिकली जो इसका मीनिंग लिया जाता है वो होता है चांस। प्रोबेबिलिटी को हम तब मेजर करते हैं जब चीजों के मुतालिक हमारे पास क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। उस अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन होगी बेटा वो आप नोट कर लें, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। किसी चीज के अक्कर करने के क्या चांसेस होंगे उसको हम प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। तो मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि ये उस कंडीशन में मेजर की जाती है जब हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। जैसा कि आज हमारा जो मौसम है वो काफी हद तक खराब है, तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करें कि कल का जो मौसम होगा वो क्या होगा, तो हमें तो आइडिया नहीं है। तो ये हमारी क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस हमारे पास होंगी, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। तो ऐसे अमल को, ऐसे प्रोसेस को जिसमें अनसर्टेनिटी की कंडीशन हो और हमें ये आइडिया ना हो कि कौन सी चीज अक्कर करेगी या दोनों चीजों के आने के चांसेस क्या हो, 50-50 हो, तो हम कहते हैं उस वक्त हमारे पास प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होगी। जैसा कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन सिक्के को टॉस किया, तो उसके ऊपर दो पॉसिबल आउटकम हैं। एक को हम कहते हैं हेड, दूसरे को कहते हैं हम टेल। तो अब दोनों के आने के चांसेस जो है वो 50-50% है, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल होगा। इसी तरह से अगर मैं एक डाइस को थ्रोन कराता हूं, डाइस या सिक्के को थ्रोन कराता हूं, तो उसके पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे, हमारे पास 6 बनेंगे। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम बनेंगे 6। S इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, X इक्वल टू 6। यानी उसमें एक डाइस के ऊपर आपके पास 1 भी आ सकता है, ठीक है बेटा। एक डाइस के ऊपर आपके पास 2 भी आ सकता है। तो अब यानी का 1 भी आ सकता है, उस डाइस के ऊपर आपके पास 2 भी आ सकता है, ठीक है बेटा। उसके ऊपर आपके पास 3 भी आ सकता है, उस डाइस पे 4 भी आ सकता है, और हमारे पास 5 भी आ सकता है उस डाइस के ऊपर, और 6 भी आ सकता है। तो सबके आने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है बेटा। यहां पे मैंने लिख दिया 4, 1 2 3 4 5। तो इसको मैंने नाम दे दिया किसका, सैंपल स्पेस का। रिप्रेजेंट कराते हैं इसे एस के साथ। जितने पॉसिबल आउटकम्स बने जो आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं उसको हम सैंपल स्पेस का नाम देते हैं, एस कहते हैं। अब यहां देखिए 1 के आने के चांसेस क्या है, बराबर है। 1 के आने के चांसेस हैं 1/6। इस तरह 2 के आने के जो चांसेस हैं वो भी क्या है, 1/6 है। इस तरह 3 के आने के चांसेस भी 1/6 हैं, 4 के आने के चांसेस भी 1/6 हैं, 5 के आने के चांसेस भी 1/6 हैं, और 6 के आने के चांसेस भी 1/6 हैं। तो हमें नहीं आइडिया, अगर हम डाइस को थ्रोन कराते हैं तो उसके ऊपर पॉसिबल आउटकम क्या आते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी की कंडीशन है। जब अनसर्टेनिटी होगी वहां पे हम प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, चांस होता है। हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। इसी तरह हम एक कॉइन को जब टॉस कराते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम बनते हैं, सैंपल स्पेस बनते हैं हमारे पास हेड और टेल। तो बनते हैं हमारे पास हेड और टेल। तो जब हमने एक कॉइन को टॉस कराया तो हमें आइडिया नहीं है उसके ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों के आने के चांसेस क्या है, 50-50% है। जैसा कि H रिप्रेजेंट फॉर हेड और T रिप्रेजेंट फॉर टेल, दोनों के आने के चांसेस क्या है, बराबर है। जैसा कि हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाए, ठीक है, ये तो हम कह रहे हैं ना हेड आ जाए। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात करते हैं तो हमने कहा हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
इसका फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का फार्मूला क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स ओवर पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, हम हेड की बात कर रहे हैं, तो हेड यहाँ पे कितनी दफा आ रहे हैं? 1 टाइम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, ये फेवरेबल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम कितने हमारे पास? 2 है। टोटल आउटकम क्या है? 2। तो यहाँ हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ जाएगी? 1/2। जब 1/2 को आप कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो आपके पास जो आंसर आता है वो होता है 0.5। अगर आप 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 100 के साथ, तो आपका आंसर बनता है 50। ठीक है ना? तो क्या बनेगा आपके पास? 50। मतलब हेड के आने के चांसेस क्या होंगे? 50% होंगे। ठीक है बेटा। इसी तरह मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करता हूं। पी ऑफ टेल मैंने लिख दिया यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? इक्वल टू वो भी आ गया 1/2, क्योंकि टेल 1 टाइम है। टोटल आउटकम कितने हैं? 2, 1/2। तो इसका आंसर भी वही आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 50। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 की इक्वल होती है। ये देखें, जैसे कि यहाँ पे 1/2 थी, ये भी 1/2 थी। जब इन दोनों को हम सम करेंगे, हमने कहा दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम करो, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो 1/2 किया, प्लस यहां भी क्या कर दिया हमने? 1/2। तो यहां पे हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/2। तो जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है? 1 के। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। दूसरा ये होता है प्रोबेबिलिटी की रेंज हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है। प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर भी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती और प्रोबेबिलिटी कभी ग्रेटर 1 नहीं होती। ये 0 और 1 के दरमियान होती है। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। इफ यू बॉट 7 टिकट्स, ठीक है, अगर आप 7 टिकट्स खरीदते हैं फॉर रेफल आउट ऑफ 700 टिकट्स सोल्ड ऑल टुगेदर, 7 टिकट्स को सोल्ड किया गया ऑल टुगेदर इकट्ठे ही, ईच ऑफ 700 टिकट्स is as likely as any other to be drawn for first prize, you would say that you had 7 chances of 700। तो ये बताया जा रहा है कि 700 टिकट्स थी, उनको सेल आउट किया गया। सेल आउट करने के बाद ये हुआ कि अब 700 टिकट्स में से सबके आने के चांसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। सबके आने के चांसेस क्या होंगे? बराबर होंगे। जो 700 टिकट्स हैं तो उनमें से सबके आने के चांसेस क्या हैं? बराबर हैं। तो फर्ज किया, एक टिकट पे हम नाम लिख देते हैं नंबर 1 कर देते हैं, एक टिकट पे नंबर 2 कर देते हैं, एक टिकट पे नंबर 3 कर देते हैं, एक टिकट पे नंबर 4 कर देते हैं, एक टिकट पे नंबर 5 कर देते हैं, एक टिकट पे नंबर हम 6 कर देते हैं, अप टू 700 तक। तो अब देखिए 1 के सिलेक्ट होने के चांसेस भी क्या होंगे? 1/700। 2 के सिलेक्ट होने के चांसेस भी क्या होंगे? 1/700। इस तरह से अगर हम 10 की बात करते हैं तो उसके चांसेस भी क्या होंगे? 1/700। इसी तरह अगर हम 500 की बात करेंगे तो उसके चांसेस भी क्या होंगे? 1/700। तो यहाँ पे सबके सिलेक्ट होने के चांसेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईच of 7 tickets is as likely as any other to be drawn for first prize, you would say that you had 7 chances of 700 or a single chance out of 100 for winning the first prize। ठीक है। तो बेटा अगर आपके पास 7 चांसेस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 में से आपके सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1 है। इस तरह 700 है तो फिर आपके पास चांसेस कितने बन जाएंगे? 7 बन जाएंगे। Probability gives us a measure for the likelihood that something will happen. However, probability cannot predict the number of times. देखिए वो ये बताया जा रहा है हमें कि probability को हम मेजर करते हैं likelihood कंडीशन के अंदर। हम इसमें ये जज करते हैं कि जो चीज के मतलब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो हमारे पास किस कंडीशन में अक्कर कर रहा है। हाउ प्रोबेबिलिटी कैन नॉट प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ टाइम्स। प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ टाइम्स के ऊपर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने अगर एक कॉइन को टॉस करा दूं n इक्वल टू, मैं नाम देता हूं n का, n इक्वल टू 3 का नाम दे दूं और मैं कह दूं कि जब 3 टाइम तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर कॉइन्स के ऊपर, हर एक्सपेरिमेंट के ऊपर मेरे पास सिर्फ टेल आएगा, हेड नहीं आएगा। तो अब ये देखिए, अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करूंगा तो हेड टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है। हो सकता है फर्स्ट पे हेड आ जाए। सेकंड एक्सपेरिमेंट करूं
पॉसिबल आउटकम तो दो ही है, तो सेकंड के ऊपर भी टेल आ जाए, थर्ड एक्सपेरिमेंट करो तो उसके ऊपर भी टेल आ जाए, तो ये चांस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम इसके ऊपर 100% श्योर नहीं हो सकते, हम ऑलरेडी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमने 3 टाइम तक एक्सपेरिमेंट कराया तो इसलिए टेल आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कराएं हेड आ जाए, सेकंड कराएं टेल आ जाए, थर्ड कराएं दोबारा से हेड आ जाए। तो मतलब इसका ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी के जो आने के चांस होते हैं वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, बल्कि हर ट्रायल जो होता है, हर एक्सपेरिमेंट जो होता है नेक्स्ट से आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एक एक्सपेरिमेंट का, एक तजर्बे का, एक ट्रायल का दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से हमने सैंपल स्पेस डाइस की बात की 1 2 3 4 5 6। अगर फर्ज किया फर्स्ट में 1 आ गया, आपने एक्सपेरिमेंट कराया तो आपने डाइस को थ्रो किया यानी सिक्के को आपने फेंका तो उसके ऊपर 1 आ गया, तो नेक्स्ट पे ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये 100% श्योर नहीं हो सकते कि पहले फर्स्ट पे 1 आ गया और सेकंड में दोबारा 1 आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, तमाम चीजों के, तमाम सैंपल स्पेस के, तमाम हमारे पास जो आउटकम्स होती हैं, जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं, उन सब के आने के चांसेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ टाइम, प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ टाइम से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा नंबर n = 3 मैंने एक कॉइन को टॉस 3 टाइम करवाया तो मैं ये कह दूं कि अब हर एक्सपेरिमेंट में हेड ही आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट एन अकरेंस एक्चुअली हैपेंस, मोस्ट ऑफ द डिसीजन दैट इफेक्ट आवर डेली लाइव्स आर बेस्ड अपॉन लाइक्लीहुड एंड नॉट ऑन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। In this chapter, we shall develop method to deal with the problems concerned with the chance events. Some definition, terminologies, and notations are explained below to enable the student to certain categories of situation precisely and move briefly. तो कुछ आगे हमें definitions given हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, स्टडी करके इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपने ये चीज माइंड में रखनी है, प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांस होती है किसी चीज के अक्कर करने को। हमें नहीं पता कि वो चीज अक्कर करेगी या नहीं करेगी। इसी तरह से हमने कॉइन को टॉस कराया तो हमें पहले से इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम पहले से ऑलरेडी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसी तरह सेट की डेफिनेशन है, ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं मैथ के अंदर। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स मेकिंग अप अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स। अ सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो सेट के लिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। आपको पता चाहिए वेल डिफाइंड किसे कहते हैं, डिस्टिंक्ट क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें सेट के लिए 2 कंडीशन होती हैं। एक तो ये होता है कि अगर आपने अल्फाबेट्स को यूज किया है तो तमाम वैल्यूज आपकी अल्फाबेट से होनी चाहिए। अगर आपने काउंटिंग नंबर को लिया गया है तो सारी जो वैल्यूज हैं वो आपकी काउंटिंग नंबर से ही हो। और हमारे सेट की ये भी कंडीशंस होती हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, उनके अंदर रेपिटेशन ना हो, यानी हर एक वैल्यू 1 टाइम रिपीट हो रही हो, 2 टाइम्स कोई वैल्यू भी रिपीट ना हो रही हो। जैसा कि मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने एक सेट लिया B और मैं कह दूं B इक्वल टू है यहाँ पे B इक्वल टू, ठीक है ना, इसके करली ब्रैकेट यूज की जाती है। यहाँ पे 1 लिख दो और कॉमा, यहाँ दोबारा 1 लिख दो, यहाँ मैं लिख दूं 2 और उसके बाद मैं कह दूं दिस इज अ सेट, ये एक सेट है। तो बेटा ये सेट नहीं है। सेट के लिए कंडीशन क्या होती है, सेट के लिए कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर रेपिटेशन ना हो। सेट में क्या हो, रेपिटेशन ना हो हमारे पास। यहां देखिए बेटा, मैंने यहां लिखा है 1 1 3, तो यहाँ पे जो आपका 1 है उसमें रेपिटेशन आ रही है। जिन वैल्यूज में रेपिटेशन आएगी वो हमारे सेट नहीं होंगे। सेट के लिए कंडीशन क्या होती है कि उनके अंदर रेपिटेशन ना आए। और उसके बाद दूसरी बात क्या होती है कि अगर आपने काउंटिंग के नंबर लिए हैं तो वो काउंटिंग के नंबर ही हों। अगर आपने इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट्स लिए हैं तो वो कैपिटल अल्फाबेट्स हों, अगर स्मॉल अल्फाबेट्स लिए हैं तो वो स्मॉल अल्फाबेट्स हों। ठीक है बेटा, इसी तरह से नेक्स्ट क्या है आपका नल सेट है। नल सेट किसे कहते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ठीक है ना,
कोई भी एलिमेंट्स ना हो, जैसे कि यहाँ पे हमें सेट गिवन है तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, नल सेट होगा। सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना रखता हो, इसका नल सेट, वो नल सेट कहलाता है या आपका एम्प्टी सेट कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय दिस, इसको डिनोट कराया जाता है, रिप्रेजेंट कराया जाता है इसके साथ, या ये फाई हो, इसे कहते हैं फाई, ठीक है, ये होता है फाई का साइन, या तो इसको रिप्रेजेंट कराया जाता है इस सेट के साथ या तो फाई के साथ। तो सबसेट क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी एंड इज डिनोटेड बाय दिस। तो यहां करें इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, फर्ज किया मैं यहां सेट लिखता हूं ए, तो यहां बेटा मैंने लिखा है अगर फर्ज किया ए है हमारे पास 1 और 2 और बी की वैल्यूज है 1 2 3। आपने ये देखा कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ वही बात बताई जा रही है हमें, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर तमाम एलिमेंट सेट ए के, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, और वो सेट बी के भी एलिमेंट्स हों, देखिए 1 और 2 है वो बी के भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, देन ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी एंड इज डिनोटेड बाय दिस। तो फिर हम क्या कहेंगे, ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, और उसको इस नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट कराया जाएगा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का, एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। वो कहते हैं अब ये दूसरी कंडीशन बताई जा रही है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो सबसेट ऑफ बी का, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर पाए जाए, जैसे 1 और 2 है इसके अंदर मौजूद है, एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट, और बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो, लेकिन जैसे यहाँ पे 3 है, ये बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो एलिमेंट सेट जो हमारा सेट ए है उसका रुकन ना हो। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में पाए जाते हैं, लेकिन 3 एक ऐसा एलिमेंट है बी के अंदर जो ए में मौजूद नहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। ए जो है ए सबसेट बी भी है और ए प्रॉपर सबसेट बी भी है। फिर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। फाइनाइट में क्या होता है बेटा, महदूद, और इनफाइनाइट में क्या होता है, लामहदूद, ठीक है ना। ऐसी चीजें जो काउंटेबल हों, जिनको हम गिन सकें, वो क्या होते हैं फाइनाइट, ऐसी चीजें जिनको हम गिन ना सकें वो क्या होते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 1 और 2, तो ये सेट्स क्या है हमारे पास फाइनाइट है। b क्या है 1 2 3, इनको हम काउंट तो कर सकते हैं ना, हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने 3 हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। कुछ सेट में हमने देखा होगा इस तरह कंडीशन होती है 2 4 6 8 करके उनको डॉटेड फॉर्म में आगे तक उसको कंटिन्यू किया जाता है। तो ऐसे जो सेट होते हैं ये बेटा आपको फाइनाइट सेट नहीं होते, क्योंकि इनके पास हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स की वैल्यू है ही नहीं। अब डॉटेड फॉर्म का मतलब क्या है कि ये वैल्यूज जा रही हैं, इनके एंड पॉइंट का हमें पता नहीं है। जिनके एंड पॉइंट का पता नहीं है, इट्स मीन दैट कि वो हमारे पास इनफाइनाइट्स हैं। जिस तरह हम स्टार्स की बात करते हैं, तो अब इस नंबर ऑफ स्टार्स को अगर हम काउंटिंग की बात करें क्या हम गिन सकते हैं, तो हम गिन नहीं सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, लामहदूद सेट में कहा जाता है। तो यहाँ वही है, अ सेट इज फाइनाइट, एक सेट फाइनाइट होगा इफ इट कंटेन्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों या पाए जाते हों, व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ द सेट, चाहे वो काउंटिंग का नंबर भी क्यों ना हो, द काउंटिंग प्रोसेस कम्स टू एन एंड, अदरवाइज द सेट इज इनफाइनाइट सेट। वो कहते हैं जिसमें काउंटिंग नंबर क्या हो जाए हमारे पास एंड हो जाए, 1 2 3 4 5 है एंड हो गया, इन्हें काउंट कर सकते हैं। एक्स वाई जी टी यू है तो ये भी क्या हो गया, एंड हो गया। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट की एग्जांपल है। एक्स सच दैट एक्स इज द लेंथ ऑफ इयर्स आर अ फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट सेट की एग्जांपल है। अब इनफाइनाइट सेट के नीचे एग्जांपल दिए 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से वाई से वाई इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है ना, पॉइंट की बात करेंगे लाइन के ऊपर, तो ये भी क्या होगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल सेट।
A set consisting of all the elements of the set under concentration is called the universal set. It is denoted by U. कहते हैं ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या हमारे पास दो सेट्स थे, सेट ए था 1 2 3, सेट बी था 2 4 5 6, सेट सी था 8 10. अब देखिए 1 2 3 2 4 5 6 यहाँ 8 10 है, तो यूनिवर्सल सेट को देखें, इसमें तमाम वैल्यूज फॉल कर रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इट्स मीन दैट ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, जो हमारे पास दूसरे सेट्स हैं जैसे कि ए बी सी, उनके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं अगर वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट यू के अंदर पाए जाते हैं तो हम उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट. डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जिनमें कोई चीज कॉमन ना हो. टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स. दो सेट्स ए और बी को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, जिसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो. जैसे कि मैं यहाँ पे देखो 1 2 है और आपके पास बी है, तो इन दोनों में से कॉमन है क्या है, 1 2 इधर भी कॉमन है और 1 2 इधर भी कॉमन है, तो ये सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट नहीं होगा. इसी तरह मैं अगर इसकी बात करता हूँ, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है. मैं कहता हूँ आप एक काम करें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें. ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पॉइंट. क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं. इधर देखिए 1 2 3 है, यहाँ बी जो है वो 2 4 5 6 है, ठीक है ना. इन दीज टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, देन वी से दैट इट इज अ डिसजॉइंट सेट्स. इन दो सेट्स के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है. ठीक है, तो ये देखिए ए है, ये ए अलग है, बी अलग है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट है. अगर ये डायग्राम इस तरह होती, एक इस तरह होती और दूसरी क्या होती, इस तरह होती, तो देखें ये पोर्शन क्या होता, इनका कॉमन होता, तो हम कहते हैं फिर ये डिसजॉइंट नहीं है, ओवरलैपिंग सेट होंगे. आगे उसको डिस्कस किया जा रहा है. तो यहाँ देखें ए है 6 8 10 12 है, बी क्या है 1 4 9 11 है. इन दोनों सेट्स में से कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं. ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, जिनमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो. टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर कॉमन हो, ठीक है ना, तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट कहलाता है. जैसा कि फर्स्ट किया हमने यहाँ पे एग्जांपल ली, तो बेटे मैंने एग्जांपल ली है, ए की जो सेट है वो 1 और 2 है और बी का सेट क्या है 2 और 3 है. इन दोनों में से ये देखिए 2 कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी 2 1 एलिमेंट कॉमन है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट होगा. तो ये बताया गया 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी ओवरलैपिंग, कुछ दो सेट्स ए और बी ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे इफ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन, जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो. यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन बी क्या देगा 2, ठीक है ना. इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट ना हो, बल्कि कुछ ना कुछ कॉमन हो, एंड नन ऑफ देम इज द सबसेट ऑफ द अदर सेट, देन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल दी गई है 1 3 5 7 है और यहाँ पे देखें 1 4 8 है. इनमें जिस वन एलिमेंट कॉमन है, तो कौन सा एलिमेंट 1 है, इधर भी 1 एलिमेंट कॉमन है. तो अब मैं अगर कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी में 1 एलिमेंट कॉमन है, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, सेट कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा. तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा. नेक्स्ट क्या है, वेन डायग्राम है. वेन डायग्राम इज अ डायग्राम, ये डायग्राम होती है इन विच यूनिवर्सल सेट यू, जिनमें यूनिवर्सल सेट यू भी होता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर. यूनिवर्सल सेट यू जो होता है उसको रेक्टेंगुलर शेप में आप रिप्रेजेंट कराते हैं. एंड सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, जो इनके सबसेट होते हैं उनको सर्कल की मदद से रिप्रेजेंट कराया जाता है. तो यू जो होता है यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स फॉल करते हैं, तमाम एलिमेंट्स कंटेन करते हैं. तो ए और बी जो होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं. इन अदर वर्ड्स वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स बाय मींस ऑफ डायग्राम. दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं वेन डायग्राम नुमाइंदगी करती है रिलेशनशिप की बिटवीन सेट्स बाय मींस ऑफ डायग्राम, कि सेट्स का आपस में क्या ताल्लुक है. वेन डायग्राम हमें ये बताती है डायग्राम की मदद से. डायग्राम की मदद से हम किसी 2 सेट्स या 3 सेट्स के दरमियान आपस में क्या ताल्लुक है उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं. ठीक है बेटा. यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है, फर्स्ट क्या हमारे पास क्वेश्चन 2 सेट्स हैं, ए 1 2 3 4 5 है, बी 2 4 6 8 10 है. अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें 1 2 3 4 5 6 8 10, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाता है. इसकी दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि ए हमारे पास अगर 2 4 6 है, बी 1 3 5 है, तो ए यूनियन बी जब लेंगे तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6.
तो बेटा यहाँ पे है इंटरसेक्शन ऑफ सेट किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी। कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब ये होता है जिसमें हमारे पास कोई से दो सेट्स हो ए और बी, और ए और बी में से कोई ना कोई चीज कॉमन हो, कॉमन एलिमेंट जरूर होना चाहिए। यानी फर्ज किया एक सेट ए में भी हो, दूसरा सेट बी में भी हो। तो यहाँ पे जो सर्कल बनाया गया है, यहाँ पे ये चीज क्या है? पोर्शन को उन्होंने शेड किया है, शेडेड पोर्शन है, शेडेड एरिया है। तो ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है, तो इसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे देखें ए 1 2 3 4 5 6 है, बी 2 3 6 7 है, तो इनमें कॉमन चीज क्या है? 2 3 6 है, तो हम इसे कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी। कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट में ए और बी में यह होता है कि हमारे पास ए और बी में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक दोनों सेट से होता है। ए और बी को से दो सेट्स होते हैं, उनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक दोनों से होते हैं। ए से ताल्लुक भी होता है और बी से ताल्लुक भी होता है। जैसे यहाँ पे देखें 2 का ताल्लुक ए से भी है, 2 का ताल्लुक बी से भी है, 2 का ताल्लुक 3 से भी है, बी का ताल्लुक 3 का ताल्लुक इस बी से भी है। यहाँ पे देखें 6 का ताल्लुक ए सेट से भी है और 6 का ताल्लुक बी सेट से भी है। डिफरेंस ऑफ सेट्स किसे कहते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी इज द सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट कंटेन इन बी। डिफरेंस सेट में क्या करते हैं हम? जो एलिमेंट्स हमारे पास ए के होते हैं, जो एलिमेंट्स हमारे पास ए के होते हैं, अगर वो बी में ना हो, जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास 1 है लेकिन वो बी में नहीं है, ए में तो मौजूद है 1 लेकिन बी में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। जो सेम होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे ए 2 में भी है, 2 में भी है, तो जब आप माइनस कर रहे हैं समझ लें ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो इनको हम नहीं लिखेंगे। तो इधर 3 है, 3 में से हमने माइनस करना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है फर्ज करना ये 0 है, 3 में से फर्ज किया 0 जाएगा, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरह 4 है, 4 में से माइनस करना है ना, a माइनस बी करना है, तो ये भी 4 है, तो 4 माइनस 4 करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 4 नहीं आएगा। इसलिए यहाँ 5 है, 5 यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ मतलब क्या होगा? 0 होगा, 5 में 0 जाएगा तो 5 आ जाएगा। इस तरह 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 माइनस 6 करेंगे 0। इधर 7 है, तो 7 माइनस 7 अगर कोई है ही नहीं तो यहाँ पे 0 होगा, तो ये 7 आ जाएगा। यहाँ 8 है, 8 सेम है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स आ गए। थैंक यू बेटा।